हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है सब पे? प्लीज एक बार इंडिकेट कर दें, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है क्या। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार इंडिकेट कर दें। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है, प्लीज इंडिकेट कर दें। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है, प्लीज इंडिकेट कर दें। बबीता स्वागत, वेलकम। शब्या, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और भी जो लोग लाइव हैं प्लीज एक बार इंडिकेट कर दें, ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रही है। सभी लोग एक बार इंडिकेट कर दें कि ऑडियो वीडियो आप सभी को क्लियर आ रही है। एकदम यहाँ पे मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट नंबर 13 को। जहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं उससे आए। और देखिए, आज से हमने वंदे भारत बैच के नाम से 50 डेज का बैच स्टार्ट किया है। ठीक है। बबीता स्वागत। और भी जो लोग लाइव हैं प्लीज सभी लोग एक बार ज्वाइन कर लें बैच को, फिर स्टार्ट करते हैं। वॉइस डबल हो कर आ रही है। गुड इवनिंग सुनील जी। वॉइस डबल होके आ रही है। एक सेकंड। वॉइस डबल आ रही है, वॉइस इको हो रहा है सर। एक सेकंड। पेपर दिखाई दे रहा है आपको? ये टेस्ट नंबर 13 जो है हमारा, ये क्लियर दिखाई दे रहा है आपको या नहीं दिखाई दे रहा? थोड़ा सा इंडिकेट करें एक बार।
सुनील सभ्य सभी लोग एक बार इंडिकेट कर दें कि हमारे पीडीएफ आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा है नंबर 13। वॉइस आप लोग कह रहे हो डबल आ रही है। सभी लोग ज्वाइन कर लें एक बार क्लास को। रेगुलरिटी में आपके कमेंट देखना। ज्योति जी गुड इवनिंग। वॉइड क्लियर, वीडियो क्लियर बट वॉइस ही। अच्छा ये बताइए पीडीएफ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? गुड इवनिंग अनु जी। ज्योति जी गुड इवनिंग। नवीला जी गुड इवनिंग। और भी जो लोग लाइव है प्लीज एक बार इंडिकेट करें। टेक्स्ट शो हो रहा है, सब कुछ आवाज आ रही है। अच्छा ये बताइए कि फिलहाल आपको जो है टेस्ट दिखाई दे रहा है ना, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अगर टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वो इसी को कर रही है, चलिए वो इसी को की प्रॉब्लम को रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ये वाला टेस्ट था जो हमने आप लोगों के साथ में जो है किया था, है ना, टेस्ट नंबर 13। तो इस टेस्ट नंबर 13 को लेकर के चलेंगे। फ्री मॉक टेस्ट नंबर 13। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे सबसे पहले क्वेश्चन का। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नो राइट टू सू फॉर टॉर्ट? इनमें से किसको जो है राइट नहीं है टॉर्ट के लिए सू करने? एन वेंटेरिया सेमेरे, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, हस्बैंड एंड वाइफ, या एक एलियन एनिमल? व्हाट इज द राइट आंसर? सभी लोग आंसर करें, इसका सही आंसर क्या है? केवल दो आंसर आए हैं, तीन आंसर। सुनील जी का आया है और सभ्या का, अनु का, ज्योति का। सभी लोग आंसर करें।
व्हाट इज द राइट आंसर? कौन टोट के लिए सू नहीं कर सकता? मैं एक्चुअली में देख रहा हूँ कि मेरा वीडियो भी साथ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओबीएस के थ्रू मेरा वीडियो हो रहा है। स्वागत है, किसका राइट आंसर है? एलिन एनिमी, है ना? तो आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, इट इज डी ऑप्शन। ठीक है। तो सब लोग ये बताएं कि टॉर्ट में जो लाइबिलिटी बनती है वो किस तरह की लाइबिलिटी बनती है, सिविल लाइबिलिटी बनती है या क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है? टॉर्ट का जो सूट होता है इसके अंदर सिविल लाइबिलिटी बनती है या क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है? देखिए, आप लोगों को जो भी इशू आ रहा है वो मुझे लिख के बता दें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आज ये हमने काफी दिनों बाद क्लास ली है ऐप के ऊपर। और ये आगे से ऐप के ऊपर ही लूंगा। एक तो इशू ये आ रहा है कि मेरा इसके अंदर वीडियो नहीं आ रहा साइड में, है ना, तो उसको मैं सेट कराऊंगा थोड़ा सा, है ना। दूसरा इशू आप बता रहे हो डबल वॉइस का आ रहा है, अब भी आ रहा है क्या डबल वॉइस का वीडियो इशू? नवीला, सभ्या, ज्योति, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। इको हो रही है साउंड, ठीक है। है ना। तो इसके अंदर जो लाइबिलिटी बनती है वो बनती है सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी का क्या मतलब है? सिविल लाइबिलिटी का मतलब है कि कंपनसेशन वाला किया जाता है। कैसे वाला की जाती है? कंपनसेशन। कंपनसेशन को क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ कॉस्ट में कंपनसेशन के लिए क्या लोग ये बता रहे हैं। बोनस की मतलब है दूसरा का रेशियो सेट नहीं आ रहा स्क्रीन के साथ, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम है, इसको ठीक करें। सभी लोग थोड़ा सा आंसर करें। देखने का तरीका ये है, इसके अंदर जो एक एरो आ रहा है उस एरो को अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरे की स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। माई नेम एंड नंबर ऑन स्क्रीन शो हो रहा है, नवीला नाम और नंबर तो आएगा। इस कंपनसेशन का प्रॉपर नेम क्या है इन ऑफ टॉट्स, ये थोड़ा सा बताएंगे। नाम और नंबर तो आएगा स्क्रीन के ऊपर, इसके लिए तो मैंने पहले ही बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन आप पूरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसके अंदर एक क्लिक करें आप उसको जो है एरो को, तो पूरे स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा। शायद पास में दो डिवाइस हैं और दोनों में माइक ऑन है। अच्छा, ऐसा हो सकता है, यस, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो।
दोबारा से अटेंड कर लीजिए। देखिए क्लास दिख रही है कि दोबारा से? ठीक है, अब देखिए शायद आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, है ना? शब्या जी, वेलकम। अब देखिए आपको पूरा दिखाई दे रहा है। स्क्रीन को अपने जरूर बड़ा कर लेंगे सभी लोग। प्रीति जी, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं टोट्स में? कंपनसेशन के लिए क्या वर्ड है टोट में? सभी लोग जरा मुझे लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। रेगुलरली मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ। एक बार और अलर्ट भेज दीजिए ग्रुप पर। छोटी स्क्रीन हो रही है। स्क्रीन बहुत स्मॉल है ज्योति जी। एक सेकंड रुक जाओ। वॉइस इको हो रही है क्या, ये बताओ? वॉइस इको हो रही है या वॉइस इको हो रही है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, मैं भी मैसेज सेंड कर रहा हूँ एक बार। निहारिका जी वेलकम। वॉइस कम आ रही है। अब वॉइस क्लियर है। पहले वॉइस इको हो रही थी ना? पहले वॉइस इको हो रही थी, अब क्लियर है। स्क्रीन स्मॉल हो गया है। अच्छा, स्क्रीन को बढ़ाने का तरीका है, देखिए मैंने आपको बताया ना, जो आपका एरो है उस एरो को आप क्लिक कर लें।
तो उससे बड़ा हो जाएगा स्क्रीन। सुनील जी, सुनील जी मिल गई क्लास आपको? चलिए ठीक है, मैं भी एक बार मैसेज सेंड कर देता हूँ सभी के ऊपर, सभी लोग आ जाएं क्लास में, है ना। देखिए टोट में इसको क्या कहते हैं, कंपनसेशन कहते हैं। टोट में इस कंपनसेशन के लिए क्या वर्ड है, टोट में इस कंपनसेशन के लिए वर्ड है डैमेजेस। क्या वर्ड है? डैमेजेस। आपका स्क्रीन साइज स्मॉल है, ठीक है, मैं भी बढ़ा रहा हूँ उसका स्मॉल साइज भी, देखता हूँ किस तरह से क्लियर होगा। अब देखिए इसकी स्मॉल स्क्रीन साइज कुछ बढ़ा है क्या आप लोगों का? प्लीज अब देखिएगा स्क्रीन साइज कुछ बढ़ा है क्या? आपको सामने पीडीएफ दिख रहा है क्या फ्री मॉक टेस्ट का? नहीं बढ़ा है, एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा भी सेट करता हूँ। दरअसल मैंने काफी लंबे समय बाद लिए क्लास, तो मैं से सेट थोड़ा सा मुझे कम आ रहा है, करता है ना। तो फिर आज ऐसे ही कर लेते हैं ना, कि आपको पूरा स्क्रीन दिखाई देगा सामने, मेरा पिक्चर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आज इसी तरह से कर लेते हैं, फिर मैं इसकी थोड़ी सेटिंग टेक्निकल टीम को बैठा के कराऊंगा, है ना। तो आज ऐसे ही कर लेते हैं, देखो फिलहाल आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा है जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं। देखिए सेटिंग ठीक है क्या सुनील जी? और मेरे ख्याल से वॉइस भी इको नहीं हो रही है फिलहाल, है ना। ठीक है, चलिए, ठीक है, वॉइस क्लियर है, सिर्फ स्क्रीन मेरी नहीं दिख रही, वो हम जो है सेट कर लेंगे बात, है ना। इस स्क्रीन को भी आप बड़ा कर सकते हो, साइड में अगर आप क्लिक करोगे तो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको क्या कहते हैं, डैमेजेस कहते हैं, है ना? और सभी लर्नर्स एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे मुझे, कि एक वर्ड होता है डैमेज, और एक वर्ड होता है डैमेजेस, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वर्ड्स? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वर्ड्स? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। सबसे पहला, दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। दूसरा ऑप्शन,
डैमेजेस इज सिमिलर टू डैमेज। तीसरा, दे आर सिनोनिम्स। और डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। इनमें से आंसर करें। जैसे आपने मुझे बताया कि टोट में कंपनसेशन को डैमेजेस कहते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है बिटवीन डैमेज एंड द डैमेजेस? इसमें से आंसर करना है आपको, ए बी सी डी में से। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? सभी लोग आंसर करें। अनु जी, हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस क्लास की, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, लेकिन फिलहाल लाइव कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अनु जी, सभी लोग आंसर कर दें भाई क्वेश्चन का। इंटरनेट इशू शो फेस कर रहे हैं तो इसकी मैं आपको जो है रिकॉर्डिंग दे दूंगा, है ना? मैसेज लिख देना व्हाट्सएप पे ऊपर मेरे पास। इस क्वेश्चन का आंसर कर दें सभी लोग। डैमेज एंड डैमेजेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? डी इज अपोजिट, पैरेलल, सिनोनिम, या डी इट इज पैरेलल एंड सिनोनिम्स? गुड इवनिंग प्रियंका जी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर है अपोजिट, ए। देखिए, जिन मेंबर्स ने मेरी क्लास की हुई है उन सबको पता है इसका राइट आंसर है ए, अपोजिट। और जिन्होंने ये आंसर दिया है कि बी एंड सी दे आर पैरेलल एंड सिनोनिम्स, तो इस चीज को याद रखेंगे। डैमेज का मतलब होता है नुकसान, लॉस। और डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन, मतलब कि नुकसानी। इसको हिंदी में कहते हैं नुकसानी, मतलब कि कंपनसेशन। तो ये दोनों वर्ड्स कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है सबको? हाँ जी, बिल्कुल सही लिखा प्रियंका जी ने इसका रीजन। ये है अपने आप में कंपनसेशन और ये है लॉस। तो सबसे पहली चीज तो यही आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड डैमेजेस। तो लॉ ऑफ प्लॉट को पढ़ने से पहले ये बेसिक चीज है, बिल्कुल इट इज ए बेसिक चीज, है ना? और इस डैमेज को लॉ ऑफ प्लॉट में लैटिन वर्ड क्या है ये बता दें इसके लिए। व्हाट इज द लैटिन वर्ड फॉर डैमेज इन प्लॉट्स? आप मेरा मैसेज, हाँ बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपका मैसेज रीड कर रहा हूँ। जैसे प्रियंका जी का मैसेज रीड कर रहा हूँ, आपका भी रीड कर रहा हूँ। नवीला जी ने भी लिखा है डैम। आई एम रेगुलरली वॉचिंग योर कमेंट भाई। ओनली मेरा स्क्रीन यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो भी मैं सेट करा लूंगा टेक्निकल टीम से। आगे जो क्लास लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया प्रीति जी आपका। सभ्या का आंसर बिल्कुल सही है, इट इज डैमनम। ठीक है, जबकि डैमेजेस के लिए वी कैन नॉट यूज द वर्ड डैमनम, इस बात को याद रखना। इट इज कंपनसेशन, है ना? और कंपनसेशन भी इसमें कैसा होता है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। कैसे डैमेजेस होते हैं? अनलिक्विडेटेड, अपरिनिर्धारित, है ना? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, जो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है अवार्ड करना। ठीक है, चलिए।
हाँ, आपका नाम और वो तो फ्लोट करेगा स्क्रीन के ऊपर प्रियंका की, है ना। ये मैंने बात की थी पहले भी टेक्निकल टीम से, तो उन्होंने कहा था भाई इसका कोई हमारे पास हल नहीं है, इट विल फ्लोट ऑन द स्क्रीन। ठीक है। बाकी ये बताओ, वॉइस क्लियर आ रही है? मेरा वीडियो नहीं आ रहा, वो उसके लिए मेरे से सेट नहीं हो पा रही स्क्रीन, तो मैं इससे टेक्निकल टीम से इसको सेट करूँ। दूसरा क्वेश्चन है ये आपके सामने स्क्रीन पर। In the landmark case of Ryland versus Fraser, the doctrine of strict liability was propounded by। तो ये जो डॉक्ट्राइन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, ये किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया? सामंड के द्वारा, लॉर्ड एटकिन के द्वारा, ऑस्टिन के द्वारा, या ब्रैडबर्न के द्वारा? बिल्कुल सही आंसर है प्रियंका जी का, शव्या का और ज्योति का। ज्योति का आंसर तो शायद गलत है। तो ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया ब्लैकबर्ड के द्वारा, जस्टिस ब्लैकबर्ड, है ना। ये इन्होंने जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल इसके अंदर प्रोमलगेट किया रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनीता जी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्यूई फेसेट पर एलियम फेसेट पर से, दिस लीगल मैक्सिम एक्सप्लेन्स। तो ये लीगल मैक्सिम किस चीज को एक्सप्लेन करता है? क्यू फेसेट पर एलियम फेसेट पर से, ये किसको जो है एक्सप्लेन करता है? ये पर्सन इज हिमसेल्फ टू बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज रॉन्गफुल एक्ट, इसको करता है, या ये अपने आप में किसको करता है? सभी लोग आंसर करें। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी लोगों का। इट इज सी, द वन हु एक्ट्स थ्रू अदर्स इज डीम्ड टू बी डूइंग इट हिमसेल्फ अंडर लॉ। कि एक पर्सन जो दूसरे के माध्यम से काम कर रहा है, वो लॉ के अंदर ये माना जाता है कि उसने खुद ही ये काम किया है। ठीक है। तो ये बता दो कि कौन सी लाइबिलिटी, व्हाट टाइप ऑफ लाइबिलिटी इम्पोज होती है इसके अंदर? टू फेसेट पर एलियम पर से, इसके लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है? कौन सी लाइबिलिटी? नेम ऑफ द लाइबिलिटी, नेम ऑफ द लाइबिलिटी, जो कि बेसिस, जिसका बेसिस है क्यू फेसेट पर एलियम पर से। उस लाइबिलिटी का नाम बताइए। उस बेसिस क्यू फेसेट पर एलियम पर से। सभी लोग आंसर करें। प्रीति, सुनील, शब्या, बिल्कुल सही आंसर है। और सभी लोग आंसर करें। बिल्कुल सही आंसर है, इट इज विकेरियस लाइबिलिटी। इट इज विकेरियस लाइबिलिटी, हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधिक दायित्व। प्रतिनिधिक दायित्व वर्ड है इसका, इसके लिए हिंदी। ठीक है। और विकेरियस लाइबिलिटी के लिए जो मतलब कहना चाहिए कि ओनर को रेस्पॉन्सिबल माना जाता है फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट, तो इसमें एक और प्रिंसिपल अप्लाई होता है, दैट इज ऑफ रेस्पोंडेंट सुपीरियर। रेस्पोंडेंट सुपीरियर। ठीक है। और जो सर्वेंट्स काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, जिसमें कि स्टेट की लाइबिलिटी होती है ना, तो उसके लिए बनता है टोर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट,
जो आपका टॉपिक भी है आपके जो सिलेबस में है, इट इज नोन एज टोर्शियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। राज्य का प्रत्यात्मक दायित्व, जिसमें कि स्टेट के एम्प्लॉइज के द्वारा जो गलती की जाती है उसके लिए स्टेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया जाता है। इसको क्या कहते हैं? टोर्शियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है। और टोर्शियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है ये बताओ, जिसमें कि डिफरेंशिएशन किया गया बिटवीन द सॉवरन एंड द नॉन सॉवरन फंक्शन ऑफ द स्टेट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लैंडमार्क जजमेंट? शॉर्ट में नाम लिखना है, पूरा नाम नहीं लिखना किसी को भी। याद है तो बताओ, नहीं याद है तो नो लिखो। द नेम ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें कि सॉवरन और नॉन सॉवरन एक्ट, मतलब कि संप्रभु और गैर संप्रभु कार्य के मध्य अंतर बताया गया। शॉर्ट में आंसर लिखना है, सिर्फ बड़ा आंसर किसी को नहीं लिखना, सिर्फ इंडिकेटिव आंसर, ताकि मैं समझ जाऊं कि यू आर ऑन द राइट अप्रोच, बस इतना लिखना है और आपको रिकॉल हो जाए माइंड के अंदर। सभी लोग आंसर करें, नहीं आंसर पता है तो नो लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए केवल एक आंसर सही आया है, दैट इज ऑफ शब्या। जिन्होंने आंसर दिया पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी। पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी केस है, पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी, जिसमें जस्टिस पीकॉक है, जिसके द्वारा ये जजमेंट दिया गया, जिसमें उन्होंने डिफरेंशिएट किया बिटवीन द सॉवरन एंड नॉन सॉवरन फंक्शन ऑफ द स्टेट। और ये अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि इंडिया में जो टोटल लायबिलिटी ऑफ द स्टेट है उसमें का बेसिस बना। जैसे कि अनिता जी ने आंसर लिखा कस्तूरी लाल, तो कस्तूरी लाल का जो केस है इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी। और कस्तूरी लाल का जो जजमेंट है ये अपने आप में एक इरोनियस जजमेंट है रिगार्डिंग द टोर्शियस लायबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ नेवर वाज लेड डाउन इन विच ऑफ द लैंडमार्क केस। ये जो प्रिंसिपल है नेवर का, ये इनमें से कौन से लैंडमार्क केस में लेड डाउन किया गया? रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, दोनों वर्सेस स्टीवेंसन, एचबे वर्सेस वाइट, या नन ऑफ द अबव? है ना, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है अनीता का, ज्योति का। ज्योति की आपकी आईडी जो है हरे कृष्णा के नाम से पड़ी हुई है मेरे पास। सुनील जी का, प्रीति का, नवीला का, सभ्या का, सभी का आंसर सही है, प्रियंका जी का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है डेट इज दोनों वर्सेस स्टीवेंसन। अब सब लोग ये आंसर करें कि दोनों वर्सेस स्टीवेंसन का जो केस है ये अपने आप में किस तरह की लाइबिलिटी से रिलेटेड माना जाता है, मतलब किस तरह की टोर्शियस लाइबिलिटी से रिलेटेड माना जाता है, ये बताएं। टोर्शियस लाइबिलिटी, नेम ऑफ द टोर्शियस, टोट, जिससे इसको जो है कंसर्न माना जाता है दोनों वर्सेस स्टीवेंसन। ऑप्शन दे रहा हूं, देखिए। जब शब्द जी लिख रही है ऑप्शन के लिए, सबसे पहला डिफर्मेशन, दूसरा न्यूसेंस, तीसरा नेग्लिजेंस, और चौथा ट्रेसपास। तो कौन से टोट से रिलेटेड माना जाता है दोनों वर्सेस स्टीवेंसन का केस? सभी लोग आंसर करें।
है ना, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी लोगों का, इट इज नेग्लिजेंस। तो किससे रिलेटेड है केस, ये रिलेटेड है नेग्लिजेंस से, है ना, दोनों वर्सेस स्टीवेंसन। तो ये अपने आप में प्रिंसिपल ऑफ लेबर, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ लेबर जो है, ये इसके ऊपर भी अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। ठीक है, चलिए। अब देखिए इसके अंदर जो अदर केस लॉज है, सर रायलैंड वर्सेस फ्लेचर है, ये अपने आप में किस चीज से रिलेटेड है? रायलैंड वर्सेस फ्लेचर अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, सभी लोग आंसर करें कि रायलैंड वर्सेस फ्लेचर केस इज रिलेटेड टू। बिल्कुल सही आंसर, शॉर्ट में आंसर लिखना है, जैसे प्रीति ने लिखा है स्ट्रिक्ट ओनली, है ना, लाइबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है ना, रूलिंग भी लिखना भी जरूरत नहीं है, हरे कृष्णा, है ना। तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या स्ट्रिक्ट। तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, दोनों वर्सेस स्टीवेंसन हम देख चुके हैं कि नेग्लिजेंस से रिलेटेड केस है। यस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेबर भी लेट डाउन किया गया, और एशबे वर्सेस वाइट ये जो केस है किससे रिलेटेड है? ये अपने आप में बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। एशबे वर्सेस वाइट की जो रूलिंग है, या कहना चाहिए जो जजमेंट है, वो अपने आप में किस चीज से रिलेटेड है? सभी लोग आंसर करें। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। ये रिलेटेड है ओपीजस ईवी रेमेडियम से, इंजूरिया साइंडम दोनों से रिलेटेड, है ना। जैसे प्रियंका जी ने लिखा है इंजूरिया साइंडम, अनीता जी ने भी लिखा है इंजूरिया साइंडम, है ना, वोट से रिलेटेड है। हाँ, इसके फैक्ट्स हैं, ये वोट से रिलेटेड है ना, वोट देने से रिलेटेड है, दीज आर इज फैक्ट्स। लेकिन अगर हम लॉ की बात करें, जैसे हमने रायलेट वर्सेस फ्लेचर में ये नहीं कहा कि ये जो है अपने आप में टैंक खोदने से रिलेटेड, रिजर्वायर बनाने से रिलेटेड है ना, कि तो उसके केस के फैक्ट्स है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ के अंदर क्या मिला गया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, है ना। इसी तरह से इसके अंदर आया ओपीजस ईवी रेमेडी, ओपीजस ईवी रेमेडी, कि वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। और दूसरा इसके अंदर जो प्रिंसिपल मेनली लिया गया, दैट इज इंजूरिया साइन है, जो कि अपने आप में बेसिस है टोर्शियस लायबिलिटी का, इंजूरिया साइन डैम, है ना। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रेस इप्सा लिक्विटर रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्ट, कि रेस इप्सा लिक्विटर इसमें से कौन से टॉर्ट से रिलेटेड? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, डिफमेशन, लायबिलिटी फॉर हजार्डियस एक्टिविटी, या नेग्लिजेंस? आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें दो आंसर्स के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है अधिकतर लोगों को, जैसे ज्योति जी को, सुनील जी को, अनीता जी को, इन्होंने आंसर दिया कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जबकि इसका राइट आंसर है नेग्लिजेंस, है ना। तो रेस इप्सा लिक्विटर, ये जो है अपने आप में किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद नेग्लिजेंस एंड नॉट विद द कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अगर हम दोनों के बीच में कंपेयर करें तो नेग्लिजेंस इज द राइट आंसर, नॉट द कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ठीक है, देखिएगा रेस इप्सा लिक्विटर का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग, लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड?
व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड रेस इप्सा लिक्विडा? सभी लोग आंसर करें। है ना? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सुनील जी का। द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, की घटनाएं स्वयं बोलती हैं। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है प्रीति जी का भी। थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, की घटनाएं स्वयं बोलती। ठीक है। और घटनाएं स्वयं बोलती हैं, प्रिंसिपल कहाँ पर अप्लाई किया जाता है? केवल वहां पर अप्लाई किया जाता है जिसमें केवल ओनली वन रिजल्ट इज पॉसिबल, ओनली वन रिजल्ट इज पॉसिबल। केवल एक ही रिजल्ट पॉसिबल हो उस इंसिडेंट को देखने से। क्या रिजल्ट हो? कि डिपेंडेंट, द डिपेंडेंट वाज एट फॉल्ट, द डिपेंडेंट वाज एट फॉल्ट, कि केवल डिपेंडेंट ही गलती पर था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है ना? और इसके लिए जो बर्डन है शिफ्ट हो जाता है डिपेंडेंट के ऊपर ये प्रूव करने का कि नहीं, प्लेंटिफ वाज आल्सो लायबल फॉर द एक्सीडेंट, है ना? तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और नेग्लिजेंस में जो ज्यादा एक्यूरेट आंसर है डेट इज नेग्लिजेंस एंड नॉट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का केस होगा देन इट विल नॉट fall अंडर रेस इप्सा लिक्विड। क्लियर है? जिन्होंने आंसर दिया था इसका, सुनील जी ने, प्रीति जी ने, अनु अनीता जी ने शायद, कि रेसिप्सा लिक्विटर इज रिलेटेड टू कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अगर केस कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का होगा इट विल नॉट फॉल अंडर रेसिप्सा लिक्विटर। रेसिप्सा लिक्विटर की कैटेगरी में केवल वही केस आएगा जिसमें कि 100% नेग्लिजेंस हो ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर बर्डन शिफ्ट हो जाता है ऑन द डिफेंडेंट टू प्रूव कि मेरी गलती नहीं थी, प्लेंटिफ वाज आल्सो लायबल। ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करता है। क्लियर होगी बात? ये बताओ जल्दी से। मल्टीप्लिकेटिव नेगेटिव और नेगेटिव में से क्यों नेगेटिव से पूरे का आंसर है? सुनिए आप भी बताएं। सुनिए आप भी बताएं क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद चलने से पहले एक बात आपको बता दूं कि ये तो आपको पता है कि हमारे जो है कॉम्पिटिशन क्लासेस के नाम से, क्योंकि आप लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे हम डेली जो इसके अंदर क्लास होगी मॉक टेस्ट की, है ना? मॉक टेस्ट जो इसके अंदर फ्री आएगा वो इसी के ऊपर होगा, मतलब इसी, मतलब कहना चाहिए ऐप के अंदर हम लेंगे और क्लास का टाइम ही रहेगा 9 से 10 के बीच का। ठीक है। और जो हमारी यूट्यूब की क्लास है, यूट्यूब पर हम अपनी वो वाली जो क्लासेस हैं उसके अंदर जो है पेपर की कोई क्लास लेंगे, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आ रहा है ना? तो उसके अंदर या फिर जनरल सेशन जो आपके डे टू डे के रहते हैं उसको हम वहां पर लिया करेंगे। ठीक है। इसके अलावा 50 डेज के लिए जो लर्नर्स तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इनके लिए वंदे भारत के नाम से बैच स्टार्ट किया है। इसके अंदर 4 आपकी क्लासेस चलेंगी एक दिन में, है ना? 3 क्लासेस थ्योरी की, एक क्लास पीवाईक्यू की, है ना? तो ये 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, कल से। इसमें रजिस्ट्रेशन केवल 5 नवंबर तक हो सकता है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन केवल न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना कंपटीशन में भी मेंस तक जा चुके हों, यूजीसी नेट या क्वालिफाई कर चुके हैं, जेआरएफ करना चाह रहे हैं, है ना? तो उनके लिए ये क्लास, ये वाला बैच रहे। ठीक है। ये 8 से 10 घंटे इसके अंदर स्टडी करनी, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि प्रेशर बहुत है इसके अंदर पढ़ाई का। ठीक है। चलिए देखिए आगे चलते हैं हम अपने इसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इवन इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन लाइज वेहन। कि अगर हम बात करें पब्लिक न्यूसेंस के केस में प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन कब लाई करता है?
द इंजरी इज कंसिक्वेंशियल व्हेन देयर इज प्रूफ ऑफ डैमेजेस, तीसरा व्हेन द इंजरी इज डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल, या नन ऑफ द अबव, व्हाट इज द राइट आंसर? ये बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का, प्रियंका का, शब्या का, और ज्योति का, सुनील का, प्रीति का। इट इज राइट, राइट आंसर है बिल्कुल। व्हेन द इंजरी इज डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल, की जब इंजरी जो है वो अपने आप में बिल्कुल प्रत्यक्ष हो, साथ में सारवान हो, तो इसमें जो है प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन लाई करता है। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर दो तरह की चीजें हैं, एक तो चीज इसके अंदर देगी पब्लिक न्यूसेंस, और दूसरी न्यूसेंस होती है प्राइवेट न्यूसेंस। तो सभी लोग ये आंसर करें कि अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करें, तो लॉ ऑफ टॉर्ट का इनमें से कौन सी न्यूसेंस सब्जेक्ट मैटर होती है, या दोनों ही सब्जेक्ट मैटर हो सकती है लॉ ऑफ टॉर्ट? लॉ ऑफ टॉर्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्राइवेट न्यूसेंस है। देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें से आंसर करें सभी लोग। है ना, लॉ ऑफ टॉर्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है इज प्राइवेट न्यूसेंस। देखिए सभी लोग क्लास में आंसर करें, जो लाइव क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको फायदा है लाइव क्लास को ज्वाइन करें। केवल 4 या 5 ही लोग आंसर ना दें बार बार, है ना, सभी लोगों को आंसर करना। लॉ ऑफ टोर्ट का जो अपने आप में सब्जेक्ट मैटर है, प्राइवेट न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस है, दोनों है, या ओनली बी है? सभी लोग आंसर करें, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ ऑफ टोर्ट? लॉ ऑफ टोर्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस, बोथ, या ओनली बी? ठीक है, देखिए आप में से अधिकतर लोगों ने इसका आंसर सी दिया है, मतलब दोनों है। लेकिन देखिए ये आपका आंसर गलत है सभी लोगों का। इसका राइट आंसर है प्राइवेट न्यूसेंस, नॉट द पब्लिक न्यूसेंस। और प्राइवेट न्यूसेंस जो होती है वो अपने आप में क्या होती है? प्राइवेट न्यूसेंस इज क्राइम। ठीक है, इस चीज को याद रखते हैं। ये भी तो एक क्वेश्चन बना कि अगर पब्लिक न्यूसेंस का मामला है जो कि अपने आप में फ्रॉड नहीं होता, कब प्राइवेट न्यूसेंस का राइट, प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन बन जाता है, मतलब कब इसके अंदर आप फ्रॉड के लिए, कंपनसेशन के लिए भी सू कर सकते हैं? केवल जब कर सकते हैं जब जिस पर्सन को ये नुकसान पहुंचा है वो, उसको पहुंचने वाला नुकसान डायरेक्ट हो और साथ में सब्सटेंशियल हो, मतलब अदर लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका नुकसान हो, है ना। तो ये अपने आप में क्या बनेगा? ये अपने आप में प्राइवेट न्यूसेंस का केस बन जाएगा। और वहां पर आप क्या ले सकते हैं इसके लिए? यू कैन क्लेम फॉर द कंपनसेशन या डैमेजेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। नहीं तो आप केवल इसके लिए एक क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं अंडर आईपीसी फॉर द पब्लिक न्यूसेंस। क्लियर हो रही है बात? ये मतलब है इस क्वेश्चन का। अब राइट सेंस में समझिए इसको, क्या पूछ रहा है वो। इवन इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, कोमा, प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन लाइज वेहन, मतलब कि ये कोई जनरल केस नहीं है कि पब्लिक न्यूसेंस पे आप प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन ले लें। प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? यू आर क्लेमिंग फॉर द डैमेजेस फ्रॉम द डिफेंडेंट। तो ये आप कब ले सकते हैं? ये केवल आप जब ले सकते हैं वहन जिस पर्सन को ये नुकसान पहुंचा है वो ये शो करे कि जो उसको इंजरी पहुंची है ड्यू टू डेट न्यूसेंस, इट वाज डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ग्रुप ऑफ पर्सन जिनको ये नुकसान पहुंच रहा है। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब क्या है? कि पब्लिक एट लार्ज को ये नुकसान पहुंच रहा है। जबकि प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन या प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब क्या है? कि ये सिर्फ आपके राइट्स की इंजरी इसके अंदर की गई है। क्लियर हो रही है बात? तो ये आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक न्यूसेंस अपने आप में क्राइम से रिलेटेड है, प्राइवेट न्यूसेंस से रिलेटेड टू टॉर्ट। और ये अपने आप में कब लेकिन पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट में चेंज हो जाएगा? व्हेन द इंजरी इज डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
The distinction between joint tort features and independent tort features propounded in which of the following लैंडमार्क केसेस, इनमें से कौन से लैंडमार्क केस में ज्वाइंट टोर्ट फीचर और इंडिपेंडेंट टोर्ट फीचर्स के बीच में डिस्टिंक्शन प्रोपाउंड किया गया? मैरीवेदर वर्सेस निक्सन, एचबे वर्सेस वाइट, रायलेन वर्सेस फ्लेचर, या रामा कुमारी वर्सेस हसन कुमार, हसन अली? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का, शब्या का, हरे कृष्णा का, प्रियंका जी का। इट इज मैरी वेदर वर्सेस निक्सन, है ना। तो इन दोनों के बीच में इसके अंदर अंतर बताया गया, ज्वाइंट टोर्ट फीचर्स और इंडिपेंडेंट टोर्ट फीचर्स। और ये डिफरेंस है बिटवीन द टोर्ट फीचर्स इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंग्लैंड ओनली, ये केवल इंग्लैंड में मान्य है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, है ना, ये इंडिया में मान्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोजा कोजेंस इज अंडरस्टूड टू मीन, कोजा कोजेंस शब्द का क्या मीनिंग है? The Defendants Act is direct and substantial cause of injury to the plaintiff, सबसे पहला। दूसरा, the Defendant Act is passive cause for the plaintiff's injury। तीसरा, injury to the plaintiff is caused due to third party। और D, it is due to plaintiff's own wrongful act he has incurred injury। What is the right answer? तो बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का। इसका राइट आंसर है ए, द डिफेंडेंट्स एक्ट इज डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल कॉज ऑफ इंजरी टू द प्लेंटिफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Who defines negligence as culpable carelessness? किसने negligence को culpable carelessness बताया? सामंड, ऑस्टिन, सेरेगनी या विनफील्ड? ये बिल्कुल सही आंसर है सभी का अगेन, इट इज सामंड। तो सामंड ने इसको कल्पेबल केयरलेसनेस कहा, नेग्लिजेंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर डिस्टिंक्शन हैज बीन लेड डाउन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी where the former makes law, the latter applies them, which school of the jurisprudence propounded this doctrine? Analytical school of jurisprudence, historical school, sociological school, या philosophical school? What is the right answer? अगेन राइट आंसर है आप सभी लोगों का, इट इज एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, है ना। तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है जिसमें कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन किया गया कि एक का काम है लॉ बनाने का और दूसरा का काम है लॉ को अप्लाई करने का। ठीक है, चलिएगा, तो अभी हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक्स टू ऑल द लर्नर्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। देखिए टेस्ट नंबर 14 पब्लिश कर दूंगा मैं भी थोड़ी देर में, है ना, तो उसको सभी लोग देंगे।
है ना। और साथ में देखिए कोशिश करें सभी टेस्ट को देने की, है ना। और ये टेस्ट अब हम इसकी जो लाइव क्लासेस ऐप के ऊपर ही लिया करेंगे, इसकी हम टेक्निकल सेटिंग करा लेंगे, है ना। और इसकी रिकॉर्डिंग भी जिस लर्नर को चाहिए उसको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स टू ऑल द लर्नर्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंडिंग द क्लास।